हेलो एवरीवन, आज हम लोग बेसिक क्लास का थर्ड पार्ट देखने वाले। इसके पहले हम लोगों ने बेसिक का 2 क्लास कवर किया और आज हम लोग थर्ड पार्ट और साथ ही साथ आज का आपका बेसिक का अंतिम क्लास भी होगा। इसके पहले 2 दिनों से आपका कोई वीडियो अपलोड नहीं हो पाया था क्योंकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण और साथ ही साथ लाइट प्रॉब्लम के कारण आपकी क्लास नहीं हो पाई थी। ठीक है, तो आज हम लोग बेसिक का थर्ड क्लास देखेंगे। जो भी बच्चे टॉपिक होंगे उसको ख़त्म करने के बाद हम लोग फर्स्ट चैप्टर नाउन एंड नंबर पे पहुंचेंगे। उसके बाद वहां से हम लोग अपना कार्यक्रम शुरू करेंगे। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने बेसिक क्लास में इंग्लिश लैंग्वेज ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, साथ ही साथ लेटर, वर्ड, सेंटेंस, प्रेडिकेट, क्लाउज, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये क्या होते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानते हैं हम लोग, इन सारी बातों को हम लोगों ने कवर किया। इसके बाद हमने कुछ पर्सन्स के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ली, कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में भी जाना और इसके बाद हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वर्ड फॉर्मेशन। और आज का क्लास आपके बेसिक का लास्ट क्लास है और आगे के चैप्टर को कंटिन्यू रखने के लिए, अच्छे से समझने के लिए आज का क्लास आपका इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि आज हम लोग सेंटेंस के एनालिसिस को भी देखने वाले हैं। सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान पे नाउन, प्रोनाउन के अलावा और क्या कुछ हो सकता है, इन सारी बातों पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एक छोटा सा टॉपिक है वर्ड फॉर्मेशन, जो कि हम लोगों ने वोकैब का फर्स्ट क्लास में भी थोड़ी बहुत जानकारी ली थी। जो स्टूडेंट वोकैब के फर्स्ट क्लास को नहीं देखे हैं उसके लिए थोड़ा सा 2 से 3 मिनट का एक टॉपिक है, उसको डिस्कस करने के बाद हम लोग सेंटेंस के एनालिसिस पे चलेंगे। ठीक है, वर्ड फॉर्मेशन में हम लोग क्या जानेंगे कि किसी भी शब्द को हम कैसे फॉर्म कर सकते हैं। अगर मान ली जाए मेरे पास कोई दिया गया शब्द फंडामेंटल है, ठीक है, मूल शब्द है, क्या इस मूल शब्द से और कोई दूसरा शब्द फॉर्म कर सकते हैं? उसमें कुछ लगा करके, प्रीफिक्स या सफिक्स को लगा करके क्या कोई दूसरा शब्द फॉर्म कर सकते हैं? उसी पे छोटा सा टॉपिक है। हम लोग करते क्या है कि जो भी हम लोगों को पहले से शब्द मिलता है उसे हम लोग रूट कहते हैं। क्या कहते हैं? रूट कहते हैं। ये हमारा मूल शब्द है। अब इस मूल शब्द के साथ कुछ छेड़छाड़ भी किया जा सकता है। हो सकता है कि इसके दाएं साइड में या इसके बाएं साइड में कोई परिवर्तन लाया जाए। ठीक है, तो हम लोग ध्यान रखेंगे अगर इस रूट के पहले, इस मूल शब्द के पहले कुछ जोड़ा जाए तो इसे हम लोग प्रीफिक्स कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रीफिक्स कहेंगे। और अगर इस रूट के अंत में कुछ जोड़ा जाए तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? सफिक्स कहेंगे। ठीक है, ये सफिक्स हुआ और ये प्रीफिक्स हुआ। सीधे तौर पे कहेंगे कि किसी मूल शब्द या रूट के पहले लगने वाले छोटे से अंश को प्रीफिक्स और उसके बाद या दाहिने साइड में लगने वाले छोटे से अंश को सफिक्स कहते हैं। और इन दोनों का जो टेक्निकल नेम होगा वो होगा अफिक्सेस। क्या होगा? अफिक्सेस। अब ये अफिक्सेस क्या है? जैसे मान ली जाए पॉलिटी वगैरह में हम लोग पढ़ते हैं कि ये लोकसभा है और ये राज्यसभा है। ठीक है, तो हम लोग साधारण तौर तरीके पे क्या कहते हैं कि संसद के दोनों सदनों से बिल पास होना चाहिए। संसद के दोनों सदनों से, एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। उसी तरीके से यहाँ भी है। तो संसद जो हमारा है वो टेक्निकल नेम है किसका? लोकसभा का और राज्यसभा का। उसी तरीके से प्रीफिक्स और सफिक्स का टेक्निकल नेम क्या है? अफिक्सेस है। अफिक्सेस का मतलब हो गया दोनों। ठीक है, अब इसमें परिवर्तन क्या होता है? ठीक, जैसे मान लीजिए हमारे पास रूट वर्ड है। अब इस रूट में अगर हम सफिक्स लगाते हैं तो ध्यान रखना, सफिक्स लगाने पे उस शब्द का पार्ट ऑफ स्पीच बदल जाता है। क्या करता है? बदल जाता है। मतलब जब कभी रूट में हम सफिक्स लगाने का प्रयास करते हैं तो जो पहले पार्ट ऑफ स्पीच था अब वो पार्ट ऑफ स्पीच नहीं रहेगा। अब उस शब्द का पार्ट ऑफ स्पीच बदल जाएगा, पार्ट ऑफ स्पीच चेंजेस। लेकिन जब हम रूट में कोई प्रीफिक्स लगाते हैं, रूट में जब हम कोई प्रीफिक्स लगा देते हैं तो इसके मीनिंग में परिवर्तन होता है। क्या होता है? इसके मीनिंग में परिवर्तन होता है। कभी कभी इसका मीनिंग मे नॉट होता है, मतलब निगेटिव हो जाता है, या कभी कभी इसका मीनिंग में होता है। ठीक है, ज़्यादातर हम लोग
यही पकड़ के चलेंगे और इसी को हम लोग कह के चलेंगे कि शब्द का क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो ध्यान देंगे, अगर मान लीजिए किसी रूट में अफिक्सेस लगाया जा रहा है, अफिक्सेस का मतलब प्रीफिक्स या सफिक्स, दोनों में से कोई लगाया जा रहा है, तो प्रीफिक्स लगने पे उसका मीनिंग बदलता है। मीनिंग बदलता है कहने का मतलब कभी कभी उसका अपोजिट एंटोनिम्स बन जाता है या कभी कभी एंटोनिम्स नहीं भी बन पाता है, ठीक है। लेकिन जब हम उस रूट में सफिक्स लगाते हैं तो सफिक्स लगाने पे निश्चित तौर पे पहले वाले शब्द का पार्ट ऑफ स्पीच क्या कर जाएगा, चेंज कर जाएगा। जैसे हम लोग एग्जाम्पल यहाँ पे लेकर के चलते हैं, हमारे पास है एक शब्द करेज, क्या है, करेज, ठीक। अगर इस करेज में इस रूट के पहले एक छोटा सा अंश लगा दे जिसे हम प्रीफिक्स कहेंगे, वो लगा रहे हैं डिस्करेज, क्या लगा दिए, डिस, ठीक है। अब जब ये हम डिस लगा दिए तो इस शब्द के पहले लगने वाले को हम लोग क्या कहेंगे, ये प्रीफिक्स है। और प्रीफिक्स लगने पे निश्चित तौर पे हम देख रहे हैं कि प्रीफिक्स लगने पे मैक्सिमम मतलब अधिकतर बार ये होता है कि उसका मीनिंग अपोजिट बन जाता है, करेज का उल्टा डिस्करेज है, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम लोग एग्रीमेंट को देखना चाहे और इसमें उसी तरीके से डिसएग्रीमेंट कर ले तो यहाँ भी हम लोगों ने क्या किया, एक प्रीफिक्स लगा दिया जिसके वजह से इस शब्द का एंटोनिम बन गया, उल्टा बन गया। अगर मान लिया जाए हम लोग ऐसे करते हैं बायोटिक, तो अगर इसमें हम अबायोटिक कर ले, यहाँ भी एक छोटा सा एक लेटर जुड़ जाने से प्रीफिक्स का काम किया और प्रीफिक्स बन गया उल्टा। इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, अचीवमेंट, मान लीजिए एक छोटा सा शब्द लिख रहे हैं हम यहाँ पे, क्या, अचीव, ठीक है। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, अब हम प्रीफिक्स नहीं लगा रहे हैं, इसके अंत में ये किया जा रहा है, MENT लगाया जा रहा है। ये प्रीफिक्स तो नहीं है, अंत में लगने वाले शब्द को हमने क्या कहा, सफिक्स। जब सफिक्स लगा दिए तो इसका पार्ट ऑफ स्पीच बदल जाएगा। अचीव का मतलब प्राप्त करना, ये वर्ब था, और अचीवमेंट यहाँ पे MENT लगने से अब ये वर्ब नहीं रहा, ये क्या बन गया, ये अब नाउन बन गया, ठीक है। उसी तरीके से अगर मान लीजिए यहाँ पे हम एक छोटा सा शब्द लिख रहे हैं, इसी के नीचे करेक्ट, ठीक है, ये अलग पार्ट ऑफ स्पीच है। अगर यहाँ पे मान लीजिए हम करेक्ट का करेक्शन कर लें तो ये अलग पार्ट ऑफ स्पीच है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स, इस तरह के सवाल बहुत कुछ। इन्वेंट आपसे मान लीजिए दिया गया कि बताओ इन्वेंट को का पार्ट ऑफ स्पीच बदलो, तो इन्वेंट का हम लोग क्या कर देंगे, इन्वेंशन, ठीक है। एडॉप्ट का एडॉप्टेशन, इस तरीके से शब्द का फॉर्मेशन होता है जो हम लोग अलग टॉपिक में पढ़ेंगे। और इस तरह के जो टॉपिक होते हैं एयरफोर्स नेवी वगैरह में बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। अब अगर हम लोग आगे बढ़ें तो ये छोटा सा कंसेप्ट था हमारा कि मान लीजिए कोई रूट मेरे पास है, कोई शब्द हमारे पास दिया गया है, इस शब्द का कुछ दूसरा अर्थ निकाले, या यूँ कह सकते हैं इस शब्द को दूसरे तरीके से अगर ये सिखाया क्यों जा रहा है, ये सिर्फ इसलिए सिखाया जा रहा है कि एक शब्द से एक नहीं बल्कि बहुत सारा शब्द इकट्ठे हम लोग समझ सके। जैसे इसके लिए हम बता रहे हैं, आपके सामने एक छोटा सा एग्जाम्पल रखना चाहेंगे। हमारे पास एक छोटा सा शब्द है पेन, ठीक है, या मान लेते हैं हमारे पास एक छोटा सा शब्द है साइड, ये भी प्रीफिक्स या सफिक्स के रूप में प्रयोग हो सकता है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं जेनोसाइड, रेजिसाइड, इन्फेंटिसाइड, तो ये साइड क्या है, सभी शब्द के अंत में लगने वाला है, इसका मतलब इसको हम लोग सफिक्स के रूप में देखेंगे। और जब एक शब्द का सफिक्स हमको मालूम है तो इसके आधारित जितने भी शब्द आएंगे सारे का मीनिंग हम लोगों को मालूम हो जाएगा। उसी तरीके से अगर पेन हमारे पास एक शब्द है, अगर इसका मीनिंग जान ले तो इससे संबंधित जितने भी शब्द है हम लोग आसानी से सीख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल, एक छोटा सा शब्द है पेनेसिया, जो बार बार एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। पेनेसिया के अलावा है पैनक्रोमेटिक, पैनक्रोमेटिक ये क्या होता है। उसके बाद है पेनोफोबिया, पेनोफोबिया, फोबिया हमारा सफिक्स का काम करता है, पैन हमारा यहाँ प्रीफिक्स का काम कर रहा है। तो इस तरह के जितने सी भी शब्द है, अगर पैन मालूम है, पैन यहाँ भी है, पैन यहाँ भी है। उसके बाद होता है पेनॉप्टिक, पेनॉप्टिक, ठीक है।
तो अगर पैन मालूम है तो इससे संबंधित जितने भी शब्द होंगे हम लोग आसानी से सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। इसी को कहते हैं रूट का फॉर्मेशन करना। अगर एक शब्द आपको दिया गया है तो आप एक शब्द से बहुत सारे शब्दों का फॉर्मेशन कर सकते हैं, या अगर एक पार्ट ऑफ स्पीच दिया गया है, आपसे दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच पूछे जाते हैं, तो आप उस शब्द में प्रीफिक्स या सफिक्स लगा करके जो भी परिवर्तन करना है, उल्टा बनाना है तो प्रीफिक्स लगा के बना सकते हैं, या मान लीजिए पार्ट ऑफ स्पीच चेंज करना है तो आप उसमें सफिक्स लगा कर सकते हैं। एक और शब्द आपके सामने आता है एक्सपीरियंस। क्या है? एक्सपीरियंस। अब अगर मान लीजिए आपसे कहा जाए कि बताओ इसका अपोजिट क्या होगा, ये एंटोनिम्स क्या होगा, तो कभी कभी कुछ स्टूडेंट इसका एक्सपीरियंस का अनएक्सपीरियंस कर देते हैं, जबकि ऐसा कुछ है ही नहीं। अनएक्सपीरियंस आपके इंग्लिश के वोकेबलरी में कोई शब्द है ही नहीं। ये अनएक्सपीरियंस न होकर के इनएक्सपीरियंस होता है। क्या होता है? इनएक्सपीरियंस होता है। ठीक है। उसी तरीके से मान लीजिए हम लोग ये चेक करना चाहें कि करेक्ट का उल्टा क्या होगा, तो अनकरेक्ट होगा कि इनकरेक्ट होगा, तो इनकरेक्ट होता है। इस तरीके से अनप्रोडक्टिव होगा कि इनप्रोडक्टिव होगा। इस तरह के बहुत सारे शब्द आएंगे। तो कहोगे कि सर ये वोकैब का सेक्शन आप ग्रामर में क्यों पढ़ा रहे हैं? इसलिए सिखा रहे हैं ताकि आगे जितने भी नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब से संबंधित शब्द आएंगे, कैसे कैसे एडजेक्टिव एक्ट करता है, कैसे एडवर्ब एक्ट करता है। आगे जब हम लोग एडवर्ब और एडजेक्टिव का पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि आपके सामने अगर क्लेवर है तो इसमें एल वाई लगा देने से ये क्या हो जा रहा है? एडवर्ब बन जा रहा है। कभी कभी कुछ ऐसे शब्द है जिसमें एल वाई लगा भी दो तो भी वो एडवर्ब नहीं बनता है। एडजेक्टिव एडवर्ब समान रूप से काम कर जाते हैं। इस तरह के शब्द हम लोग आगे सीखेंगे। ठीक है। एक छोटा सा टॉपिक था वर्ड फॉर्मेशन, ये आपके वोकैब के फर्स्ट क्लास में सिखाया जा चुका है। इसके बाद जो हम लोग सीखने वाले हैं वो है सेंटेंस एनालिसिस। और ध्यान रहे सेंटेंस एनालिसिस आपके फंडामेंटल का लास्ट टॉपिक है और अति महत्वपूर्ण है। आगे के जितने भी टॉपिक होंगे, ग्रामर के जितने भी चैप्टर होंगे, इसी पे आधारित होंगे। अगर ये समझ में आ गया तो आप किसी भी चैप्टर पे आप अपना अच्छी पकड़ बना सकते हैं। ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि ये सेंटेंस एनालिसिस क्या होता है और सेंटेंस एनालिसिस में हम लोग कैसे काम करते हैं। ध्यान रहे ये सेंटेंस एनालिसिस है, इसका मतलब है कि जितने भी सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट वगैरह होंगे उनकी पहचान इसमें बहुत। और एक चीज़ ध्यान रखना है, जब तक आप किसी सेंटेंस में सारे शब्दों के पार्ट ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं तब तक आप स्पॉटिंग एरर आसानी से नहीं बना सकते। ठीक है। सेंटेंस एनालिसिस में पहले हम लोग अगर सेंटेंस का स्ट्रक्चर लिखे तो पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर हमारा ये है। ठीक। अब इस जगह पे सेंटेंस का सब्जेक्ट हमारा या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। उसी तरीके से ये सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हमारा या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है, या हो सकता है कि यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट न रह करके इस ऑब्जेक्ट के जगह पे हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट काम करे। क्या काम करे? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो कोई कहेगा कि सर ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कब आता है? ध्यान रहे जब यहाँ पे एक्शन वर्ब न हो करके लिंकिंग वर्ब दिया जाए तो यहाँ पे निश्चित तौर पे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट काम करेगा। कभी कभी एक्शन वर्ब होगा उसके बावजूद भी यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट रहेंगे। तो ये सब चीज़ को हम लोग आगे देखेंगे। फिलहाल अभी हम लोग सेंटेंस के एनालिसिस को समझ रहे हैं, तो ये समझ के चलेंगे कि सेंटेंस के सब्जेक्ट के जगह पे या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है, ऑब्जेक्ट के जगह पे नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। अब सवाल उठता है कि सर ये तो आप पहले से बताते आ रहे हैं, तो फिर इसमें नई बात कौन सी है? ध्यान रहे अब हम लोग ये देखेंगे कि सेंटेंस के सब्जेक्ट के स्थान पे क्या नाउन या प्रोनाउन के अलावा कुछ और भी हो सकता है। तो इस चीज़ को हम लोग इसमें समझेंगे। फिलहाल अभी हम लोग क्या देखेंगे कि यहाँ पे सेंटेंस के सब्जेक्ट में हम लोगों ने नाउन देखा, प्रोनाउन देखा। अब अगर नाउन और प्रोनाउन देखा तो क्या नाउन प्रोनाउन के अलावा कुछ और हो सकता है? तो ध्यान देंगे नाउन प्रोनाउन के अलावा कुछ और तो नहीं हो सकता है, लेकिन कुछ ऐसे शब्द होंगे, कुछ ऐसे पार्ट ऑफ स्पीच होंगे जो होंगे तो कोई अन्य पार्ट ऑफ स्पीच, लेकिन सब्जेक्ट के स्थान पे आने पे उन्हें नाउन के जैसा ही ट्रीट करवाना होगा। एक हमारा इन्फिनेटिव का केस होगा, एक हमारा जेरंड का केस होगा, या एक हमारा पार्टिसिपल का भी केस हो सकता है।
ठीक है। अब हम लोग जरा देखेंगे कि ये कैसे ट्रीट करता है। एग्जाम्पल समझेंगे। जो पहले का एग्जाम्पल है साधारण तौर पे कि सेंटेंस का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होगा, ठीक है। श्रेया सिंग्स अ सॉन्ग, पहले 2-4 एग्जाम्पल से हम लोग समझ लेते हैं। उसके बाद है वी टाउट देम, उसके बाद है ही टीचेज राम, और उसके बाद है राम स्कॉल्डेड हिम। छोटे से एग्जाम्पल से, बाकी तो इसके बाद बहुत बड़ा बड़ा एग्जाम्पल आएगा, फिलहाल छोटे से एग्जाम्पल से। इस सेंटेंस में हमारा वर्ब ये है, सभी में एक्शन वर्ब लिखे गए हैं। अभी हम लोग कहीं लिंकिंग वर्ब की बात नहीं कर रहे हैं। अगर ये एक्शन वर्ब है तो वर्ब के पहले आने वाला सेंटेंस का सब्जेक्ट, वर्ब के बाद आने वाला सेंटेंस का ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब सेंटेंस का सब्जेक्ट हमारा ये है। और नियम कहता है कि सब्जेक्ट के स्थान पे या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। इसका मतलब यहाँ प्रोनाउन तो नहीं है, तो ये क्या है, नाउन है। उसके बाद सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के स्थान पे या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। फिलहाल प्रोनाउन तो है नहीं, क्या है, नाउन है। आर्टिकल से भी हम लोग पहचान सकते हैं कि आर्टिकल लेने का अधिकार केवल और केवल नाउन को प्राप्त है। दूसरा एग्जाम्पल में देखें तो वर्ब हमारा ये है, सेंटेंस का सब्जेक्ट ये है, और सेंटेंस के सब्जेक्ट के स्थान पे नाउन ना होकर के ये क्या है, प्रोनाउन है। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट के स्थान पे या कॉम्प्लीमेंट जो भी हो वो सब चीज़ हम लोग बाद में समझेंगे कि कौन ऑब्जेक्ट कौन कॉम्प्लीमेंट। फिलहाल ये अगर ऑब्जेक्ट की बात करें तो हम लोग यहाँ पे क्या मान के चलेंगे, ये प्रोनाउन है, नाउन की कहीं चर्चा नहीं है। उसी तरीके से यहाँ अगर हमारा वर्ब है तो ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है, यहाँ भी आपको प्रोनाउन दिख रहा है। ये सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है, यहाँ आपको नाउन दिख रहा है। इस सेंटेंस में ये हमारा एक्शन वर्ब है, यहाँ सब्जेक्ट के स्थान पे नाउन दिख रहा है और यहाँ ऑब्जेक्ट के स्थान पे प्रोनाउन दिख रहा है। इसका मतलब जितना भी एग्जाम्पल हम लोगों ने अभी फिलहाल देखा, इसमें कहीं भी नाउन प्रोनाउन के अलावा कोई दूसरा पार्ट ऑफ स्पीच नहीं आया है। इसका मतलब ये साबित होता है कि सेंटेंस के सब्जेक्ट के स्थान पे नाउन या प्रोनाउन हो सकता है, फिलहाल अन्य तो नहीं हो सकता है। ये तो हमने देख लिया कि सेंटेंस में फिलहाल नाउन या प्रोनाउन के अलावा एग्जाम्पल के माध्यम से भी कुछ और नहीं आया। तो क्या इसके अलावे जो भी हमारा टॉपिक है, क्या अन्य पार्ट ऑफ स्पीच नहीं आ सकता है? इसी चीज़ को हम लोगों को समझना है, ठीक है। तो पहले हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल को फॉर्म करके और देखें कि क्या नाउन के अलावा, प्रोनाउन के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन बनता है भी या नहीं। एक एग्जाम्पल लिख रहे हैं, स्विमिंग इज एन आर्ट, और दूसरा लिख रहे हैं टू स्विम इज अ गुड एक्सरसाइज, गुड एक्सरसाइज। अब हम लोग जरा ध्यान से समझेंगे, ठीक है। यही दोनों एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं। अगर हम लोग पहले वाले एग्जाम्पल को देखना चाहे तो खैर लिंकिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, वर्ब आना चाहिए, ठीक है। ये हमारा वर्ब है। अगर ये वर्ब है तो सेंटेंस का सब्जेक्ट निश्चित तौर पे ये हो रहा है, फिलहाल सेंटेंस का ऑब्जेक्ट ये हो रहा है। सेंटेंस का ऑब्जेक्ट के स्थान पे दो डायरेक्ट दिखा कि ये क्या है, नाउन है, यहाँ नाउन लिख लेते हैं क्योंकि आर्टिकल है तो आर्टिकल केवल किसको प्राप्त है, नाउन को। ये हमारा नाउन हो गया, इस पर कोई दिक्कत नहीं। अगर दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो अच्छा, इसको हम लोग बाद में देखेंगे। अब अगर हम लोग सेंटेंस में सब्जेक्ट के स्थान पे देख रहे हैं तो ये क्या लिखा गया है, स्विमिंग लिखा गया है। क्या है, स्विमिंग है। और आप लोग ध्यान से अगर देखें तो ऐसा लग रहा है कि ये स्विम का फोर्थ फॉर्म है, मतलब स्विम में आईएनजी लगाया गया है। तो कोई कहेगा कि सर ये तो स्विम का फोर्थ फॉर्म है और इस वजह से ये हमारा वर्ब है, तो सेंटेंस के सब्जेक्ट के स्थान पे ये वर्ब तो आ ही रहा है। तो आपने कैसे कहा कि सेंटेंस के सब्जेक्ट के स्थान पे या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, अन्य नहीं हो सकता है। तो ध्यान देंगे, अगर ये वर्ब का फोर्थ फॉर्म होता, अगर ये वर्ब होता तो ये निश्चित तौर पे बी वर्ब के बाद आता, इज एम आर वाज वेयर के बाद ही आता। आया पहले है और स्थान इसका सब्जेक्ट का है, इस वजह से ये हमारा वर्ब तो नहीं हो सकता। और अगर वर्ब नहीं हो सकता तो फिर हो क्या सकता है, तो हम लोग एक पॉइंट नोट करेंगे और यहाँ से लिखेंगे V1 + ING, और इसका प्रयोग या तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के स्थान पे किया जाता है तो इसका नाम जिरंड होता है। क्या होता है, जिरंड होता है। और अगर इस जिरंड की बात करें तो पार्ट ऑफ स्पीच में ये वर्ब होता है। पार्ट ऑफ स्पीच में ये क्या होता है,
वर्ब होता है, लेकिन अगर इसके काम की बात करें तो ये काम किसका करने के लिए आता है? नाउन का काम करने के लिए आता है। इसका मतलब अगर हम लोग अब रिवर्स में चलते हैं, इधर से इधर आते हैं, तो ऐसा पता चल रहा है कि V1 जो है वो V1 प्लस ing जो है किसका काम कर रहा है? नाउन का। एक बार फिर से समझेंगे, V1 प्लस ing अगर सेंटेंस के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के स्थान पे आता है तो नाम से जिरंड होता है, पार्ट ऑफ अ स्पीच से वर्ब होता है और काम से क्या होता है? नाउन होता है। पार्ट ऑफ स्पीच छोड़ देते हैं, हमको फिलहाल यहाँ सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में काम लेना है, और अगर काम लेना है तो काम किसके जैसा कर रहा है? नाउन के जैसा। वर्ब होने के बावजूद हम इसे वर्ब ट्रीट नहीं कर सकते, क्या रिप्रेजेंट करना होगा? नाउन। तो ये हमारा क्लियर हो गया पॉइंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दूसरे एग्जाम्पल में। दूसरा एग्जाम्पल में भी ये हमारा वर्ब है। इसके ठीक पहले टू स्विम, स्विम तो ऑलरेडी दिख रहा है 2 + V1, ऐसा लग रहा है कि सर ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन यहाँ भी उसी तरीके से एक और चीज़ नोट करेंगे हम लोग, दूसरा पॉइंट, कि अगर 2 + V1 का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के स्थान पे होता है। 2 + V1 का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के स्थान पे होता है तो नाम से इसे हम लोग इन्फिनेटिव कहेंगे। क्या कहेंगे? इन्फिनेटिव कहेंगे। पार्ट ऑफ अ स्पीच से हम लोग इसे वर्ब मानेंगे, और बात करें काम के आधार पे तो काम के आधार पे इसे हम लोग नाउन ही मानेंगे, क्योंकि सेंटेंस के सब्जेक्ट के स्थान पे नाउन आ रहा है, इसलिए नाउन मानेंगे। मतलब यहाँ से भी पता चल चुका कि 2 + V1 भी नाउन बन सकता है, अब वर्ब का फोर्थ फॉर्म बोले तो V1 + ing भी क्या बन सकता है? नाउन बन सकता है। इसका मतलब है कि इसके पहले जो हम लोगों ने पढ़ा कि सेंटेंस के सब्जेक्ट के स्थान पे या तो नाउन आ सकता है या प्रोनाउन आ सकता है, दूसरा कोई अन्य नहीं आ सकता है, अभी तक सच साबित दिख रहा है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए क्या कभी ऐसा सिचुएशन आ सकता है, चलो नाउन प्रोनाउन तो सेंटेंस का सब्जेक्ट के रूप में काम करता ही करता है, क्या नाउन और प्रोनाउन के अलावा कुछ ऐसे भी शब्द है, कुछ ऐसे भी पार्ट ऑफ स्पीच है जो नाउन का काम करता है? तो बिल्कुल निश्चित तौर पे वास्तव में ये हमारा स्विमिंग वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, होता वर्ब है, और यही वर्ब यहाँ पे किसका काम कर रहा है? नाउन का। स्विम हमारा वर्ब है वास्तव में, लेकिन इस सेंटेंस में इस जगह पे आकर के ये वर्ब भी किसका काम कर रहा है? नाउन का। तो टॉपिक अब हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, क्योंकि आपको आसानी से समझ में आ गया, तो टॉपिक यहाँ से लिख सकते हैं वर्ब एज एन तो अब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं वर्ब एज अ नाउन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग चाहें तो वर्ब को नाउन के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वर्ब हमारा नाउन के रूप में इस्तेमाल हो गया, यहाँ भी वर्ब हमारा नाउन के रूप में इस्तेमाल हो गया। तो पहला टॉपिक हम लोगों ने सेंटेंस एनालिसिस में ये देखा कि सेंटेंस का सब्जेक्ट नाउन प्रोनाउन तो होगा, इसके अलावे वर्ब भी नाउन का काम कर सकता है। वो दो कंडीशन है, एक जिरंड, दूसरा इन्फिनेटिव। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, अगले हिस्से को देखेंगे। अब यहाँ से एक छोटा सा कंसेप्ट हम लोग समझना चाहेंगे जो आपको समझाया गया उसी से। आपके सामने दो सर्किल है, आपने सेट थ्योरी में पढ़ा होगा। मान लेते हैं कि ये हमारा सेट ए है, ये सेट बी है। सेट ए को हम लोग वर्ब नाम देते हैं और सेट बी को नाउन नाम देते हैं। ये वर्ब है और ये नाउन है। अगर इस सेक्शन की बात कर रहे हैं हम लोग, तो बताओ जरा ये किसका हिस्सा है, वर्ब का कि नाउन का? ये दोनों का हिस्सा है। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ वर्ब का हिस्सा नाउन के हिस्से में जा रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि कुछ वर्ब तो ऐसा है जो किसका काम कर रहा है, नाउन का, और निश्चित तौर पे दिख रहा है क्या, कुछ वर्ब ऐसा है जो नाउन का काम कर रहा है, जो जिरंड है नाउन का काम कर रहा है, इन्फिनेटिव है नाउन का काम कर रहा है। इसका मतलब वर्ब भी किसका काम करता है, नाउन का काम करता है। पूछा जाए वर्ब नाउन का काम कितने कंडीशंस में करते हैं, दो कंडीशन में, एक हमारा जिरंड, दूसरा हमारा इन्फिनेटिव। इसका मतलब ये सेक्शन में हमारा इन्फिनेटिव भी हो सकता है और इसी सेक्शन में हम लोग जिरंड को भी देखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से समझी गई बात है। अब
जिरंड इन्फिनेटिव के बाद जो हमारा टॉपिक आ रहा है इसी का हिस्सा है, उसमें हम लोग बात करेंगे कि अभी फ़िलहाल देखा हम लोगों ने कि वर्ब नाउन का काम कर रहा है। अब हम लोग समझेंगे कि क्या कभी ऐसा सिचुएशन है कि वर्ब एडजेक्टिव का काम कर जाए। चलो वर्ब को नाउन बनते तो देखा, क्या वर्ब एडजेक्टिव बन सकता है, इसको हम लोग समझेंगे। इसको समझने से पहले इसके पहले वाला जो हमारा टॉपिक था इन्फिनेटिव जिरंड का, इसे एक छोटा सा एग्जाम्पल पूछना चाहेंगे। यहाँ लिखा गया है टू एर इज ह्यूमन, टू फॉरगिव डिवाइन। ठीक है, एक बार एनडीए में पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने आपसे पूछा। इसको पूछा गया था इस तरीके से कि आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ इन्फिनेटिव इन द गिवन सेंटेंस। दिए गए सेंटेंस में इन्फिनेटिव को पहचानिए कि इसमें इन्फिनेटिव कितनी बार आई है। तो कितनी बार आई है स्पष्ट रूप से दिख रहा है, ये हमारा सेंटेंस का वर्ब है, ये 2 + V1। 2 + V1 को अभी हम लोगों ने इन्फिनेटिव बोला, सब्जेक्ट के स्थान पे आ जाए तो ये हमारा इन्फिनेटिव हो गया। ईर बना है शब्द ईरर से, जिसका मतलब होता है गलती करना, इसी का शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है। उसके बाद दूसरा है टू फॉरगिव। फॉरगिव का मतलब क्षमा करना, माफ़ करना, तो टू फॉरगिव भी हमारा इन्फिनेटिव है, इसमें 2 इन्फिनेटिव आया है एक साथ। ठीक है, इसका मतलब होता है गलती करना इंसान की फितरत है और माफ़ करना ईश्वर तुल्य, एज अ फ्रेज के रूप में ये प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं इस टॉपिक पे। क्या वर्ब एडजेक्टिव का काम करता है, तो हम लोग जरा देखेंगे। एक एग्जाम्पल लिख रहे हैं, इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री। ठीक है, दूसरा लिखेंगे यूएसए इज अ डेवलप्ड नेशन। ठीक, ये नाउन क्या होता है, नाउन को हम लोग पहचानते कैसे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये पहले से होगा कि सर नाउन को पहचानना तो बहुत आसान है, वो किसी का भी नाम हो नाउन होगा, व्यक्ति वस्तु स्थान किसी का भी नाम हो नाउन होगा। ध्यान रहे कॉम्पिटिटिव लेवल में अब हम लोग नाउन को नाम से नहीं बल्कि उसके काम से जानते हैं, उसके स्थान से जानते हैं, उसके ऑर्डर से जानते हैं। ध्यान देना, अभी एक छोटा सा कंसेप्ट है, बस माइंड में सेट कर लो। RYMENT TION TH और भी बहुत सारे शब्द हैं, NESS, इस तरह के जितने भी शब्द हैं वो सारे के सारे निश्चित तौर पे नाउन ही होंगे। इन्फेंट्री, पेजेंट्री, कंट्री, आर्टिलरी, पोल्ट्री, सारे के सारे नाउन होंगे। अचीवमेंट, डेवलपमेंट, जितने भी हैं सारे के सारे नाउन होंगे। प्रोडक्शन, इन्वेंशन, क्रिएशन, एडॉप्शन, सारे के सारे नाउन होंगे। हेल्थ, ग्रोथ, वेल्थ, सारे के सारे नाउन होंगे। ठीक है, इस तरह के जितने भी शब्द हैं सभी नाउन होंगे। चलो इतना तो समझ में आया कि ये सब नाउन होंगे। यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि RY लगा हुआ शब्द में, RY लगा हुआ शब्द में चाहे किसी का नाम हो ना हो क्या फ़र्क पड़ता है, अगर RY है तो ये हमारा शब्द किसका हो गया, नाउन का हो गया, पार्ट ऑफ स्पीच के रूप में। अगर यहाँ भी TION लगा हुआ है, TION वाला शब्द क्या होता है, नाउन होता है, तो ये भी हमारा नाउन हो गया। ठीक है, अब आगे समझने से पहले एक छोटी सी बात हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अगर उस छोटी सी बात को समझ जाते हैं मतलब ये भी टॉपिक हमारा आसानी से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान देना, अगर कहीं किसी सेंटेंस में नाउन आता है, इसके पहले अगर कुछ भी आता है तो वो हर हाल में उस जगह पे एडजेक्टिव का ही दायरा होगा, बशर्ते इस जगह पे 2 चीज़ नहीं आना चाहिए, एक प्रीपोजिशन नहीं आना चाहिए और एक ऑक्सिलरी वर्ब नहीं आना चाहिए। ठीक है, एक प्रीपोजिशन नहीं आना चाहिए, एक ऑक्सिलरी वर्ब नहीं आना चाहिए। अगर ये दोनों में से नाउन के पहले नहीं आता है तो 100% वो एडजेक्टिव होगा, बशर्ते एक और कंडीशन है कि इस जगह पे कुछ ऐसे एक्शन वर्ब आ जाते हैं जिसके वजह से ये एडजेक्टिव नहीं हो पाता। अगर ऐसा सिचुएशन हटा दिया जाए तो बस इसी को मानना, अगर प्रीपोजिशन ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ नहीं आता है तो 100% वो एडजेक्टिव ही होंगे। चलो हम लोग देख लेते हैं।
अब तो कहीं भी नाउन दिखे आपको तो ये रूल इंप्लीमेंट कर लेना, एक छोटी सी पार्ट ऑफ स्पीच खत्म। यहाँ हम लोगों ने देखा कि ये नाउन है, ये भी नाउन है। चलो नाउन के पहले कुछ भी शब्द हो, एक अक्षर भी अगर है और अगर वो प्रीपोजिशन या ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है तो निश्चित तौर पे वो एडजेक्टिव होगा। इसके पहले क्या ये प्रीपोजिशन है, क्या ये ऑक्सिलरी वर्ब है? नहीं है। इसका मतलब है कि 100% ये क्या है? एडजेक्टिव है, इसमें कोई डाउट नहीं। अगर इसकी बात करें तो नाउन है, ना प्रीपोजिशन है ना ऑक्सिलरी वर्ब है, तो निश्चित तौर पे ये क्या है? एडजेक्टिव है। अब बात करेंगे कि इसके पहले अगर हम लोग कहीं पढ़े होंगे वर्ब का फॉर्म, तो वहाँ देखे होंगे कि डेवलप भी एक वर्ब होता है जिसका फोर्थ फॉर्म डेवलपिंग होता है और साथ ही साथ थर्ड फॉर्म डेवलप्ड होता है। ठीक है, चलो ये मान लेते हैं, ये तो वास्तव में वर्ब है ही, वर्ब का ही तो ये फोर्थ फॉर्म और थर्ड फॉर्म है। लेकिन अभी मैंने टॉपिक लिखा, क्या कभी ऐसा सिचुएशन हो सकता है कि वास्तव में वर्ब हो और वर्ब एडजेक्टिव का काम करे? तो ये वर्ब यहाँ एडजेक्टिव का काम किया, यहाँ भी वर्ब किसका काम किया? एडजेक्टिव का काम किया। इसका मतलब है कि वर्ब भी किसका काम कर सकता है? एडजेक्टिव का। तो ये वास्तव में एडजेक्टिव तो है, लेकिन ये किस प्रकार का एडजेक्टिव है? तो हम लोग जब एडजेक्टिव पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे कि टोटल 8 प्रकार का एडजेक्टिव हम लोगों को पढ़ना है। उस 8 प्रकार के एडजेक्टिव में डेवलपिंग और डेवलप्ड को नहीं रखा गया है। तो आखिर ये है कहाँ? तो इसका अलग से नाम दिया गया है। वो नाम क्या है? ध्यान से समझेंगे। जैसे हम लोगों ने देखा कि V1 प्लस ING को सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के स्थान पे रखते हैं तो जिरंड नाम दिया जाता है। उसी तरीके से जब V1 प्लस ING यानी कि वर्ब के फोर्थ फॉर्म को नाउन के ठीक पहले रखते हैं, नाउन के ठीक पहले वर्ब के फोर्थ फॉर्म को रखते हैं तो होगा तो एडजेक्टिव, लेकिन वर्ब के फोर्थ फॉर्म को हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। और जब कभी वर्ब का थर्ड फॉर्म नाउन के ठीक पहले आता है तो यहाँ भी नाउन के ठीक पहले आने वाला कोई भी शब्द एडजेक्टिव होगा, लेकिन अगर थर्ड फॉर्म आता है तो उसे हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल ना बोल करके पास्ट पार्टिसिपल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पास्ट पार्टिसिपल। इसका मतलब है कि एक नया नाम हमारे सामने आ रहा, पार्टिसिपल। तो पार्टिसिपल क्या है? पार्टिसिपल सिर्फ और सिर्फ क्या है? एक तरीके का एडजेक्टिव है। अब पार्टिसिपल में 2 तरह का होता है, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा पास्ट पार्टिसिपल। वर्ब का फोर्थ फॉर्म नाउन के पहले आया तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, वर्ब का थर्ड फॉर्म नाउन के पहले आया तो पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, ये दोनों एग्जाम्पल से तो क्लियर हुआ। इसे आगे भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ध्यान से समझे, 2-3 एग्जाम्पल हमारे सामने है। एक मूवी का नाम है द बर्निंग ट्रेन। ध्यान से समझेंगे, हम सेंटेंस पूरा नहीं लिख रहे हैं, केवल आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल दिया जा रहा है, द बर्निंग ट्रेन। ठीक है, पहली बात तो ये कि यहाँ आर्टिकल आया है, और अगर आर्टिकल है तो इस सेंटेंस में इस आर्टिकल के लिए निश्चित तौर पे एक नाउन होगा ही होगा। तो क्या इस आर्टिकल के लिए ये नाउन है? नहीं। आर्टिकल जब आता है तो उस आर्टिकल के लिए नाउन तो रहेगा। हो सकता है अगर आर्टिकल ये है तो इसके स्पर्श में नाउन हो, या हो सकता है ये नाउन हो, या हो सकता है ये नाउन हो, या हो सकता है इस आर्टिकल के लिए नाउन इस सेंटेंस के अंत में आया हो। तो वो कंडीशन हम लोग बाद में देखेंगे कि कब कैसे होता है। फिलहाल जानेंगे अगर आर्टिकल ये है तो यहाँ पे हमारा ये क्या है? नाउन है। अगर ये नाउन है तो इस नाउन के ठीक पहले, नाउन के पहले आने वाला शब्द एडजेक्टिव होता है। ये एडजेक्टिव तो है क्योंकि ना प्रीपोजिशन है ना ऑक्सिलरी वर्ब है एडजेक्टिव। लेकिन क्या ये एडजेक्टिव प्रॉपर एडजेक्टिव है? पॉजेसिव एडजेक्टिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, किस प्रकार का है? तो इसका उसमें हम लोग नहीं अध्ययन करेंगे। ये अलग प्रकार का एडजेक्टिव है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म और वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब का फोर्थ फॉर्म और वर्ब का थर्ड फॉर्म अगर नाउन के पहले आता है तो उसे हम लोग पार्टिसिपल कहेंगे। वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल, वर्ब का थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल। तो फिलहाल जो ये हमारा दिख रहा है ये क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है,
और इसलिए द बर्निंग ट्रेन नाम रखा गया कि पूरे के पूरे मूवी में उस ट्रेन को जलता हुआ ही दिखाया गया है। ठीक है। अगर हम लोग आगे बात करें तो घर में यूज़ करते हैं वॉशिंग मशीन। ये मशीन क्या है? ये मशीन नाउन है। और अगर ये नाउन है तो नाउन के ठीक पहले आया हुआ शब्द वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, और अगर वर्ब का फोर्थ फॉर्म है तो एडजेक्टिव ही बनेगा, और अगर एडजेक्टिव बन रहा है वर्ब का फोर्थ फॉर्म तो प्रेजेंट पार्टिसिपल नाम देंगे। ठीक है। इसी तरीके से और भी ढेर सारे एग्जाम्पल है, हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। एक एग्जाम्पल आपका है, हम लोग साधारण तौर पे अपने लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? स्पीक इंग्लिश बोलते हैं, स्पीकिंग इंग्लिश बोलते हैं, या फिर स्पोकन इंग्लिश बोलते हैं। क्या सीखने जा रहे हैं तो क्या बोलते हैं? स्पीक इंग्लिश, स्पीकिंग इंग्लिश के स्पोकन इंग्लिश, हम लोग बोलते हैं स्पोकन इंग्लिश। ठीक है। अब स्पीक का थर्ड फॉर्म स्पोकन है, इंग्लिश तो सब्जेक्ट का नाम है, अपने आप में नाउन हो गया, नाउन के पहले आने वाला वर्ब का थर्ड फॉर्म किस प्रकार का पार्टिसिपल? पास्ट पार्टिसिपल। एक चीज़ और मैं बता दूं, अगर किसी को अभी दिक्कत हो रहा है तो ध्यान देंगे, अभी ये फंडामेंटल चल रहा है। इन्फिनेटिव जेरंड पार्टिसिपल अपने आप में एक चैप्टर है, उसको हम लोग अलग चैप्टर में पूरे अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम लोग इसके बेसिक पे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। उसी तरीके से एक और शब्द का प्रयोग होता है राइटिंग पैड या रिटेन पैड। रिटेन पैड तो हम लोग क्या प्रयोग करते हैं? ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ध्यान देंगे कि सेंटेंस एनालिसिस में अभी तक हम लोगों ने दो चीज़ें देखा। एक ये देखा कि वर्ब नाउन का काम कर सकता है दो कंडीशन में, इन्फिनेटिव और जिरंड सब्जेक्ट के स्थान पे आ जाए या ऑब्जेक्ट के स्थान पे आ जाए तो वो भी हमारा नाउन बन सकता है। उसके बाद देखें कि वर्ब एडजेक्टिव का काम कर सकता है कब? जब वर्ब नाउन के ठीक पहले आ जाए। अगर फोर्थ फॉर्म आता है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, थर्ड फॉर्म आता है तो पास्ट पार्टिसिपल। अब किसी के मन में ये उठ रहा होगा सवाल कि क्या सर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नाउन के ठीक पहले नहीं आ सकता है क्या? आने का आ सकता है, लेकिन उसे हम लोग एडजेक्टिव ट्रीट नहीं कर सकते हैं, वो वर्ब के रूप में इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं, दो चीज़ें हमने देखा कि वर्ब नाउन का काम किया, वर्ब एडजेक्टिव का काम किया। अब हम लोग देखेंगे कि क्या कभी नाउन एडजेक्टिव बन सकता है? तो बनने का तो कोई कुछ भी बन सकता है, लेकिन फिलहाल अब देखेंगे क्या नाउन एडजेक्टिव का काम कर सकता है। अब थर्ड पार्ट में हम लोग देखेंगे कि क्या नाउन एडजेक्टिव का काम कर सकता है। तो लिखेंगे नाउन एज एन एडजेक्टिव। अभी तक हमने देखा वर्ब नाउन का काम किया, वर्ब एडजेक्टिव का क्या काम किया। अब देखेंगे नाउन एज एन एडजेक्टिव, क्या नाउन एडजेक्टिव का काम कर सकता है। अब एक छोटा सा चीज़ हम लोग समझेंगे कि किसी भी सेंटेंस में दो बार नाउन का इस्तेमाल करना वैध नहीं है। किसी भी सेंटेंस में दो बार नाउन का इस्तेमाल करना वैध नहीं है, लेकिन अगर दो बार नाउन का इस्तेमाल हो करके पहला वाला नाउन एडजेक्टिव बन सकता है तो हम लोग आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। अब देखेंगे जरा कैसे हम लोग। अब हम लोग इसी को रिप्रेजेंट, पहले हम लोगों ने बोला दो नाउन का इस्तेमाल ग्रामर कहता है एक साथ नहीं कर सकते, फिर आगे बढ़ते हैं तो रूल कहता है कि दो नाउन का इस्तेमाल हम लोग एक साथ कर सकते हैं, लेकिन कब? जब दूसरा नाउन हमारा एडजेक्टिव बन सके तब। तो ध्यान रहे, थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि नाउन के पहले आने वाला शब्द, इसको और एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं नाउन प्लस नाउन। ठीक है, दो नाउन एक साथ आ गया। अभी थोड़ी देर पहले बोले थे कि नाउन के पहले आने वाला शब्द कुछ भी हो, बस प्रीपोजिशन ऑक्सिलरी वर्ब ना हो, वो 100% एडजेक्टिव होगा। इसका मतलब अगर ये नाउन है भी तो ये अब ये वास्तव में नाउन नहीं रह पाएगा, ये वास्तव में नाउन नहीं रह पाएगा, ये क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। कैसे देखते हैं जरा। अगर आपसे इंडिपेंडेंटली पूछा जाए कि आई क्या है
तो कहेंगे शरीर के अंग का नाम है, ये नाउन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए सर्जरी क्या है तो कहोगे नाउन है। थोड़ी देर पहले मैंने समझाया RYMANTTION से अंत हुआ शब्द सारे के सारे नाउन होते हैं। जब ये भी नाउन, तो अगर इसे इकट्ठे लिख दिया जाए कि कहाँ गए थे आप, तो कहेगा आई सर्जरी के लिए गए थे। कहाँ गए थे? आई सर्जरी के लिए। इसका मतलब कि अगर ये सर्जरी हमारा नाउन है तो अब ये नाउन न हो करके ये क्या हो गया? एडजेक्टिव। अब जरा देखें, जो आई हमारा नाउन था वही आई अब क्या बन गया? एडजेक्टिव बन गया। अगर दूसरा बात करें हम लोग तो दूसरा आपके सामने है लंग, शरीर के हिस्से का नाम है, नाउन। दूसरा है कैंसर, बीमारी का नाम है, तो नाउन है। लेकिन अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि बताओ ये लंग कैंसर क्या है, तो क्या कहेंगे? लंग कैंसर क्या है तो क्या कहेंगे? ये कैंसर हमारा नाउन है क्योंकि बीमारी का नाम है, तो नाउन है। और नाउन के पहले आने वाला कोई भी शब्द हो बशर्ते प्रीपोजिशन ऑक्सिलरी वर्ब ना हो तो वह एडजेक्टिव ही होगा। अब यहाँ लंग जो नाउन था किसका काम कर गया? एडजेक्टिव का काम कर गया, ठीक है। तो ऐसे हम लोगों ने देखा। एक और चीज़ देखेंगे, अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि ये स्टार क्या होता है तो कहेंगे स्टार नाउन है, ठीक है। अगर मान लीजिए कहा जाए होटल क्या है तो ये भी कहेंगे कि होटल भी नाउन है, ये भी नाउन हुआ, ये भी नाउन हुआ। लेकिन अगर इसे इकट्ठे लिख दिया जाए कि आप कहाँ गए थे तो कोई कहेगा 5 स्टार्स होटल गए थे। अब तो समस्या बढ़ गई, पता नहीं ये सेंटेंस सही लिखा हुआ है भी या नहीं। ये तो निश्चित तौर पे बात करें कि जब इस तरीके से लिखा गया तो ये तो अपने आप में नाउन है। और नाउन के पहले आने वाला शब्द कोई भी हो बशर्ते प्रीपोजिशन ऑक्सिलरी वर्ब ना हो तो एडजेक्टिव होगा। ये हमारा एडजेक्टिव हो गया। इसका मतलब जो नाउन था वो एडजेक्टिव तो आसानी से बन रहा है। अगर ये आसानी से बन रहा है तो फिर आखिर इसमें गलती क्या है? ध्यान रहे, पूरे ग्रामर में 3 ही ऐसे पार्ट ऑफ स्पीच है जिसका सिंगुलर से प्लूरल या प्लूरल से सिंगुलर बनाया जा सकता है। एक नाउन, दूसरा प्रोनाउन और तीसरा वर्ब। इन 3 के अलावे आप किसी अन्य पार्ट ऑफ स्पीच का सिंगुलर से प्लूरल नहीं बना सकते। तो जरा यहाँ देखते हैं, ये तो अब हमारा नाउन नहीं रहा। अगर नाउन रहता तो प्लूरल बना सकते थे, अब ये एडजेक्टिव हो गया तो एडजेक्टिव का प्लूरल तो बनता नहीं है। इसका मतलब अगर ये स्टार्स लिखा हुआ है तो ये गलत है। इसे हम लोग क्या करके चलेंगे? 5 स्टार होटल। तो चीज़ को बारीकी से अगर समझेंगे तो आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। इसी चीज़ को हम लोग नाउन एंड नंबर में जब पढ़ेंगे तो यूनिट, मेजरमेंट, मेजर्ड करके टॉपिक आएगा। तो ये चीज़ यहाँ पे आसानी से समझ में आ रहा कि अगर एडजेक्टिव है तो प्लूरल नहीं बनाएंगे, ये बेतुकी बात है। एक और चीज़ अगर हम लोग छोटे से एग्जाम्पल से समझना चाहें तो यहाँ लिख रहे हैं, अगर मान लीजिए कहें पंचवर्षीय योजना 5 ईयर्स प्लान, तो साधारण तौर पे ये अगर एडजेक्टिव है, दिख भी रहा है, एक से अधिक एडजेक्टिव एक सेंटेंस में आ सकता है एक साथ, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा नाउन है। अब बहुत लोगों को पता नहीं चल रहा कि ये नाउन कैसे है, किसका नाम है। नाउन एंड नंबर जब हम लोग शुरू करेंगे तो बहुत आसानी से, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अगर ये नाउन है तो ये क्या हुआ? एडजेक्टिव हुआ। एडजेक्टिव का प्लूरल बनता है कभी? क्या नहीं बनता है। तो ईयर्स ना हो करके यहाँ क्या लगाएंगे? ईयर लगाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा। एक और चीज़ इससे पहले, ये तो हमारा नाउन एडजेक्टिव का काम कर रहा था, ठीक है। तो इस पे हम लोगों ने ये देखा कि नाउन जो है एडजेक्टिव का काम बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है, लेकिन कब? जब 2 नाउन एक साथ आया हो और पहले वाला नाउन हमारा क्या बन जाए? एडजेक्टिव बन जाए। बनना ही पड़ेगा उसे एडजेक्टिव, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये सब चीज़ फंडामेंटल चीज़ें थी जिसे हम लोग आसानी से समझ चुके हैं। तो इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे। और ध्यान रहे, अगले क्लास में हम लोग नाउन एंड नंबर के ट्रेलर को स्टार्ट करेंगे। डायरेक्ट हम लोग नाउन एंड नंबर पे नहीं पहुंचेंगे, इससे पहले हम लोग इसके ट्रेलर को अच्छे से देखेंगे, समझेंगे, इंटरेस्टिंग बनाएंगे, उसके बाद चैप्टर को शुरू किया जाएगा, ताकि आपका जो भी फंडामेंटल नाउन एंड नंबर को लेकर के है क्लियर हो जाए, चैप्टर आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं रोकते हैं, फिर अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ जिसका नाम होगा नाउन एंड नंबर, ठीक है। धन्यवाद।